तो बस बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों को दोबारा से हमारे वीडियो के अंदर में। और यहाँ पर यार लास्ट क्लास के अंदर में हम लोगों ने बात किया था कि जावा में आपको अगर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले समझ लो मेरे भाई कि जावा क्या होती है, ठीक है। और जावा को समझने के लिए हम लोगों ने 3 फैक्टर्स के ऊपर में बात करी थी, अगर आपको याद होगा तो। लास्ट वीडियो आपने अगर देखा होगा तो उसके अंदर में 3 फैक्टर्स थे, जो कि था सबसे पहला हमारा ऊप क्या होता है, और दूसरा फैक्टर था कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, और तीसरा फैक्टर था हमारा कि यार प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं, ठीक है। ये 3 फैक्टर्स को समझने के बाद जो हमारे पास एक बात निकल करके आई थी फाइनल रिजल्ट पर, हम लोग जहाँ पर पहुंचे थे, जहाँ पे हम लोगों ने ये कहा था कि जावा इज अ ओप बेस्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस पूरे के पूरे पार्ट को हमने लास्ट वीडियो के अंदर में समझा था। और हाँ, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, 51 मिनट्स की वो वीडियो थी। बट द थिंग इज़ कि मेरे भाई अगर तुम्हें किसी भी स्टेज पे आकर के प्रोग्रामिंग सीखनी है, ठीक है, कल यहाँ पर मैंने बात किया है कि मैं बिगिनर्स के लिए बात कर रहा हूँ जावा के लिए, ठीक है। तो जावा उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ जो कि बिगिनर्स है अभी फ़िलहाल में, जो हमारे वीडियो को अभी अभी देखना शुरू कर रहे हैं ना यार, वो लोग अभी जस्ट प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में कदम रख ही रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि किस तरीके से आप अपने जावा के अंदर में चीज़ों को समझना शुरू कर सकते हो। और वो एक ऐसी बात थी कल की वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, वो एक ऐसी बात थी लास्ट वीडियो की कि कोई भी प्रोग्रामिंग करनी हो मेरे भाई, जावा करना हो या सी करना हो, सी प्लस प्लस करना हो, डॉट नेट करना हो, या पाइथन करना हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना हो, तुम्हें वो बातें तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है। और आज के आज मैं आपको यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि जावा के अंदर 3 मेजर एसेंशियल्स फॉर द जावा डेवलपमेंट। मेरे भाई जावा डेवलपमेंट को यहाँ पर आप प्रोग्रामिंग भी कह सकते हो, ठीक है ना। आप लोग ये पता है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि आप लोगों ने कई जगहों पर देखा होगा जावा डेवलपमेंट किट के बारे में, जेआरई जो कि जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, और जेवीएम जो होता है जावा वर्चुअल मशीन होता है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके चीज़ों को बताया जाता है। और इंटरनेट के ऊपर में भी अगर आप इसको सर्च करते हो तो क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको ढंग से समझ में आ नहीं पाती हैं, क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, ये बातें हम लोग समझ नहीं पाते ढंग से। तो यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ, यहाँ पर इस चीज़ों को मैं एकदम अच्छे से समझा दूंगा, एकदम टॉपिक क्लियर कर दूंगा आप लोगों का, लाइफ में कभी दोबारा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस टॉपिक को समझने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको, इस चीज़ की गारंटी इस वीडियो के अंदर मैं आपको दे देता हूँ। अब देखो यार, यहाँ पर सबसे पहली बात है जेडीके, जेआरई और जेवीएम, समझ लो यहाँ पर सभी के नाम से ही पता है प्रोग्रामिंग बहुत ईजी हो जाती है। यहाँ पर इसका जो नाम है ना, बस इसके नाम से आप इसका मतलब समझ सकते हो, जावा डेवलपमेंट किट। मेरे भाई डेवलप करने के लिए, ठीक है, जावा को डेवलप करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, बताओ मुझे। जावा को डेवलप करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है? सेट ऑफ कोड, सेट ऑफ कमांड्स, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन, लाइब्रेरीज, मॉड्यूल्स, पैकेजेस, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है ना, जिसके अंदर कोई ना कोई कोड हो। यहाँ नीचे के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ एनोट करके इसके अंदर में, कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा कोड मैंने बना रखा है, ठीक है, जिसके अंदर में आप यहाँ पर देख सकते हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट लाइन वगैरह सारी बातें मैंने लिख दी हैं। और यहाँ पर इस जावा कोड के अंदर में जो हम लोगों ने कीवर्ड्स को यूज़ कर रखा है, कीवर्ड्स और उसके साथ ही साथ बाकी सारी चीज़ों को जब हम लोगों ने यूज़ कर रखा है, तो यहाँ पर आप देखो कि जितनी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं, ठीक है, सभी कोई ना कोई लाइब्रेरी या कोई ना कोई क्लास या कोई ना कोई पैकेज के अंदर में ऑलरेडी मौजूद रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को यूज़ करने के लिए मेरे भाई यहाँ पर आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है? लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है। बोले कि सर यहाँ पर आपने ऐसा किया है, इसको मुझको दिखाई नहीं दे रहा, मुझको समझ में नहीं आ रहा यार, तो चलो ठीक है, फिर एक काम करते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर लिख देते हैं चीज़ों को, ठीक है ना। यहाँ पर इन चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और इसे थोड़ा सा यार बड़ा कर देता हूँ, और पेज के ऊपर मैं इसको इस तरीके से सेट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है ये देखने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। पहले मैं इसी को ऐसे कर देता हूँ, और फिर इसके अंदर में जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। चलो अभी इस जावा डेवलपमेंट किट के बारे में सबसे पहले मेरे भाई हम आपसे बात करते हैं। अब देखो जावा डेवलपमेंट किट जो होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहली बात, इसके अंदर में होती हैं लाइब्रेरीज, ठीक है। अब बोलोगे सर लाइब्रेरीज क्या होती है, मुझे लाइब्रेरीज का मतलब समझाओ। तो एक लाइब्रेरी होती है ना जिसके अंदर ढेर सारी किताबें होती हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ लाइब्रेरीज के बारे में, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक ऐसा कंटेनर जिसके अंदर ढेर सारे कोड्स और ढेर सारे मेथड्स ऑलरेडी लिखे गए हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन कोड्स को उठा करके लाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, इशू करते हैं लाइब्रेरी से, और बस हम लोग इसको यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब जरूरत पड़ी लाइब्रेरी के अंदर जाओ, कोड उठाओ, यूज करो, उसके अलावा हमें कभी कुछ करना ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस चीज को कहा जाता है लाइब्रेरी, ठीक है। यहाँ पर जब
लाइब्रेरीज की बात हो रही है तो लाइब्रेरीज को आप याद रखो कि यहाँ पर हमारे लाइब्रेरीज जो हैं ये पैकेजेस के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। लाइब्रेरीज को यहाँ पर हम लोग पैकेज भी कहते हैं। तो ये देखो भाई, अब जावा डेवलपमेंट किट के अंदर में लाइब्रेरी और पैकेज ये जो चीज़ है ये तो आपको समझ में आ ही चुकी होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप समझो कि JRE क्या होता है। और अच्छा एक मिनट, यहाँ पर JDK के अंदर में कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन की जो बात हुई है, यहाँ पर JDK के अंदर में बात हुई है कंपाइलेशन की और इंटरप्रिटेशन की, तो मैंने आपको कल बताया था कि जावा के अंदर में लिखा हुआ जो कोड होता है उसे हम लोग सोर्स कोड कहते हैं, और उस सोर्स कोड को आगे जाकर के बाइट कोड में कन्वर्ट किया जाता है जो कि हमारे असेंबली लेवल का कोड होता है, और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज़ को समझ करके आगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम को समझा पाता है क्योंकि वो मशीन कोड में असेंबल हो चुका होता है, ठीक है। तो कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन वाला जो हमारा काम होता है और साथ ही साथ ये जो लाइब्रेरीज और पैकेजेस को इंक्लूड करने का काम होता है ये कौन संभालता है, ये संभालते हैं हमारे JDK अंकल, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा नाम है JDK, मतलब नाम सुन करके क्या लगता है ना कि कितना भाई कोई बड़ा आदमी होगा, JDK अंकल, ठीक है। तो इसको JDK अंकल बोलते हैं। यहाँ से हम लोग जावा डेवलपमेंट किट हो गया हमारा। अगला है यहाँ पर JRE, यार मेरे भाई JRE को समझो, ठीक है। ये रन टाइम एनवायरनमेंट होता है। पहली बात, एनवायरनमेंट क्या होता है? सर मेरे को एनवायरनमेंट तो समझा दो, उसके बाद आप समझाना कि रन टाइम क्या होता है, ठीक है। पहले एनवायरनमेंट समझ लेते हैं। देखो एनवायरनमेंट क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी जगह होती है जहां पर आपको समझा जा सकता है, ठीक है। अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो इस तरीके से, जैसे भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपको लेक्चराइज कर रहा हूं यहाँ पर चीज़ों को, टॉपिक्स को लेकर के मैं अभी आपके सामने बता रहा हूँ सभी बातों को, क्या मैं अपने मम्मी पापा से भी इस तरीके से बात करता हूँ? डेफिनेटली नॉट। घर के अंदर में मेरा जो नेचर है, मेरा जो बात करने का तरीका है वो बिल्कुल अलग है। क्या अगर मैं अपने दोस्तों के साथ बैठूंगा तो भी मैं इसी तरीके से बात करूंगा? डेफिनेटली नॉट। ये मेरा तरीका नहीं है दोस्तों के साथ बैठ करके बातें करने का। आप लोगों के साथ भी ये सारी की सारी चीजें होती हैं कि आप कभी अगर अपने स्कूल के अंदर होते हो तो आपके बात करने का तरीका, आपके रहन सहन, आपका एनवायरमेंट के बेसिस पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। वहां पर आपको समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो और आपके घर में किसी को इंग्लिश नहीं आती तो आप एक गलत एनवायरमेंट के अंदर में इंग्लिश बोल रहे हो मेरे भाई। अगर आपको इंग्लिश बोलनी है आप स्कूल के अंदर में चले जाओ या फिर आप अपने कोचिंग सेंटर या अपने कॉलेज के अंदर चले जाओ जहां पर आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिल सकता है जहां के अंदर के सारे लोग आपको अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मेरी बात समझे यहां पर कि प्रोग्रामिंग के अंदर में एनवायरनमेंट का मतलब ये होता है ना कि एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसी जगह पर, एक ऐसा कंटेनर जहां पर आपके कोड्स को समझा जा सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर JRE, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, यानी कि जावा का कोड जब हमारा रन हो रहा होता है ना तो उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट होता है उसका, जहां पर जावा कोड हमारा रन हो सकता है, उस एनवायरनमेंट को कहते हैं JRE मेरे भाई, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। ये हमारे बाइट कोड को रन करने के लिए काम आता है, जस्ट रन्स द बाइट कोड। इसके अलावा इसका कोई दूसरा काम नहीं है मेरे भाई। यहां पर एक चीज और आप लोग याद रखना कि JRE जो होता है इसके अंदर JDK होता है हमारा, ठीक है। जो JRE होता है ना, एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारा JDK वो JRE के साथ मिलकर के काम करता है, क्योंकि JDK है, JDK के अंदर कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन हो गया, उसके बाद ही हमारा बाइट कोड रेडी होता है, और बाइट कोड को रेडी करने का काम कौन करता है? हमारा JRE करता है, ठीक है। बाइट कोड को, सॉरी रेडी मैंने बोल दिया यार, रन करने का जो काम होता है वो रन करने का काम होता है हमारे JRE का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने JDK और JRE दोनों को ऐड कर देते हो मेरे भाई, यहां पर मैंने बोला कि यहां पर JDK और JRE, जब इन दोनों को आपने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है, तो आपको फाइनली यहां पर मिल जाता है आपका JVM। JVM इज नथिंग, मैं बोलूंगा JVM इज नथिंग, JVM कुछ है ही नहीं, बट यहां पर JVM इज एवरीथिंग, बिकॉज JVM इज द कॉम्बिनेशन ऑफ JDK एंड JRE, ठीक है। अब जावा वर्चुअल मशीन पता है क्या है? ये एक ऐसी मशीन, अब देखो, अब मशीन मैंने बोल दिया तो मशीन का मतलब ये मत समझ लेना कि दैट इट हैज अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इट डज नॉट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस यार। इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, आप इसको टच नहीं कर सकते हो, आप इसको देख नहीं सकते हो, बट इट्स अ सॉफ्टवेयर जो आपके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पर आपका जो जावा के अंदर लिखा हुआ सोर्स कोड है वो बाइट कोड के अंदर कन्वर्ट भी हो जाएगा, और साथ ही साथ वो एक तरीके से कह सकते हैं कि रन भी हो जाएगा, ठीक है। तो JVM आपको बेसिकली प्रोवाइड अगर कोई करवा रहा है तो वो प्रोवाइड हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ एक IDE के मदद से। आप बोलोगे सर कोई नई चिड़िया का नाम लेकर के आए हो आप, IDE बोला है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर यार बहुत गंदी हैंडराइटिंग बन रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश कर रहा हूं मैं और इस तरीके की कुछ हैंडराइटिंग बन रही है, ठीक है। इग्नोर करो इस चीज को यार, तुम बात पर ध्यान दो ना। IDE मेरे भाई, IDE क्या होता है? देखो, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट,
इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो आपके कोड को एकदम अच्छे तरीके से समझ सकता है। यहाँ पर कंपाइलेशन भी हो सकती है, यहाँ पर आपका कोड रन भी कर सकता है एकदम पीसफुली। यहाँ पर आप अपना खुद का एक प्रोजेक्ट वगैरह सारी चीजें रेडी कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली जब हम लोग एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे होते हैं ना, तो हम लोग आईडीई को स्विच करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना ही बात नहीं है आईडीई के लिए। अगर आपने बेसिकली अभी स्टार्ट किया है जावा के अंदर में कोड करना, या फिर आप एक इनिशियल स्टेज पे रहो, तो भी आप आईडीई को यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर एक आईडीई को यूज करके दिखाऊंगा आप लोगों को, जो कि ब्लूजे है, ठीक है। हम लोग अपने सारे कोड्स को ब्लूजे के ऊपर रन करेंगे और आगे जाकर के फिर हम लोग नेटबीन्स पर भी स्विच करेंगे कि देखेंगे वहां पर चीजें किस तरीके से डिफरेंट हो जाती हैं या सेम रहती हैं। बट क्योंकि ये एक बिगिनर्स के लिए कोड है, तो हम लोगों का प्राइम फोकस रहेगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्लूजे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि वहां के अंदर में आपको ज्यादा से ज्यादा कोड्स लिखने को जरूरत पड़ेगी। और अगर हम लोग नेटबीन्स पर चले जाते हैं ना, तो नेटबीन्स पर क्या होता है कि कोड्स थोड़े से शॉर्ट किए जा सकते हैं, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट मैं नहीं चाहता कि आप लोग उन शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करो। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं बताऊंगा, बट द थिंग इज कि मैं चाहता नहीं कि आप अभी उस चीज को यूज करो, बिकॉज यू आर अ बिगिनर, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा कोड जब आप करते हो ना, तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप अपने लाइफ में कोडिंग को सीख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक कि जेडीके, जेआरई और जेवीएम का कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर हमारा क्लियर हो चुका है यहाँ पर कि जेवीएम क्या है यार। जेवीएम इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेडीके एंड जेआरई, दैट्स इट, ठीक है। यानी कि यहां पर आपका कोड कंपाइल भी हो जाएगा, इंटरप्रेट भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात आती है कि सर ये 3 मेजर एसेंशियल्स ऑफ जावा डेवलपमेंट और प्रोग्रामिंग तो मैंने सीख ली, अब आगे कुछ आप बताओगे क्या? तो मैं बताता हूं, यहां पर आपको मैं बताने जा रहा हूं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा कोड, ठीक है। मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा कोड, ठीक है। अभी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा कोड क्या है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा कोड को समझने के लिए यहां पर मैं आपके लिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इस तरीके से, और हम लोग फिर इस चीज को इस तरीके से यहां से समझेंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा कोड, चलो देखो अब यहां पर आ चुका है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जावा कोड। एक जावा कोड के अंदर में देखो यार, ये सारी की सारी चीजें कुछ इस तरीके से लिखी हुई मिलती हैं। क्लास लिख दिया है मैंने यहां पर हेलो, ठीक है। यहां पर क्लास मैंने लिख दिया है क्या, हेलो। सबसे पहली चीज यहां पर लिखी हुई है क्लास हेलो, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्लास हेलो के बाद में आप देख सकते हो हर एक चीज को मैंने लेबल करके दिखाया हुआ है। एक चीज जो मैंने लेबल यहाँ पर नहीं किया वो है स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, और मैं इस चीज को अभी नहीं बताने वाला, क्योंकि ये अगर मैंने अभी बता दिया तो यार कॉम्प्लिकेशंस के मारे आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, ठीक है। लोग इसको क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, इग्नोर करके पढ़ाते हैं। बट मैं आपको ये चीजें बताऊंगा, बट अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम लोग इस बातों को डिस्कस करेंगे कि सर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है। अभी हम लोग यार प्लीज थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ना स्किप करके चलेंगे, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा नहीं है कि ये एकदम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक एवरेज लेवल की इंपॉर्टेंट चीज है जिसे हम लोग आगे जाकर के डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है, लाइक क्लास हेलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ल्ड। तो यार इन चीजों को समझते हो तो सबसे पहले आप समझो कि यहाँ पर जो क्लास बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक क्लास बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है सबसे पहला कीवर्ड अपने कोड का मैंने लिखा है क्लास। बोलोगे सर क्लास क्या होता है, देखो तो क्लास क्या होता है, कीवर्ड टू क्रिएट अ क्लास, ये कीवर्ड है, ठीक है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर क्लास क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हेलो, अब कीवर्ड यूज करने के बाद आपने यहाँ पर लिखा अपने क्लास का नाम, फिर उसके बाद आपने क्या किया, ओपनिंग करली ब्रेस का इस्तेमाल किया, यहाँ पर आपका करली ब्रेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे मैं इस कोड को अच्छे तरीके से लिख करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। जब ये करली ब्रेस आपका ओपन हो जाता है तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आप एक चीज समझ करके चलिए कि ये जो पब्लिक शुरू में आपने लिखा है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। पब्लिक को समझना, स्टैटिक को समझना, वॉइड को समझना, ये तीनों चीजों को समझना एकदम आसान हो जाएगा अगर आपने ये समझ लिया कि सर ये हमारा मेन क्या होता है सर, ठीक है। हमें मेन समझा दो, बाकी 3 चीजें समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चलो यार ध्यान देते हैं, यहाँ पर जो हमारा मेन फंक्शन है उसका मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ये होती है ना, ये पता है, अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाते हो, गूगल करते हो, किसी एक वेबसाइट पर भगवान के दया से पहुंच जाते हो, आप उस चीज को पढ़ लेते हो, तो फिर वहां पर आपको मिल जाता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द जावा रिटन कोड। बट यहां पर एक बात मैं आपको बता दूं, इट्स अ नेम ऑफ द फंक्शन। यहां पर ये हमारे फंक्शन का क्या है, ये नाम है हमारे फंक्शन का। सर ये फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वो होता है जो किसी भी काम को करने के लिए यूज किया जाता है आपके कोड के अंदर में। बस अभी इतना समझो, फंक्शन के बारे में बहुत डिटेल नहीं समझना हम लोगों को, ठीक है। हम लोगों को बस अभी इतना समझना है ना कि हमारा काम हो जाए यार,
हमारा काम हो जाए, बस इतना हम लोगों को यहाँ पर अभी फिलहाल में समझना है, ठीक है। तो फंक्शन है हमारा यहाँ पर मेन, और मेन के अंदर में कुछ पैरामीटर्स एज एन आर्गुमेंट हमने पास कर रखा है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स, ठीक है। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने समझ लिया कि इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ आवर जावा कोड, और साथ ही साथ ये क्या होता है, ये हमारे फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। कि जो मैंने जावा का कोड बना रखा है ना, ये कोड एक फंक्शन के अंदर है, और ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का एक नाम है। उस फंक्शन का क्या नाम है सर? इस फंक्शन का नाम है मेन फंक्शन, ठीक है। मेन फंक्शन नाम है इसका। और यहां पर देखो मेन फंक्शन के जब समझ लिया आप लोगों ने, तब यहां पर आप समझ सकते हो कि मेन फंक्शन के अंदर में यहां पर हम लोग, अब देखो क्योंकि जावा जो है ना एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ओप बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जहां पर तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट चलते हैं हमारे, ठीक है। तो यहां पर अगर इसके अंदर में आपने किसी तरीके के वेरिएबल को डिक्लेयर किया या एट्रीब्यूट्स वगैरह को यूज किया, वेरिएबल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको शॉर्ट में समझनी है फिलहाल के लिए, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स कहा जाता है उन चीजों को जो कि एक तरीके से आपके लिए स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं। किसी न किसी एक वैल्यू को आपके लिए वो स्टोर करके रखते हैं ताकि आप अपने प्रोग्राम के अंदर उसको फर्दर जाकर के यूज कर सको, ठीक है। तो यहां पर आपके लिए मैं बता देता हूं कि अगर कोई एट्रीब्यूट वगैरह आपने मेन फंक्शन के अंदर में यूज कर रखा है, ठीक है, और उसे आपको यूज करना है, ठीक है, तो यहां पर आप अपने मेन फंक्शन को कॉल करते हो, और मेन फंक्शन को अगर आपने यहां पर पब्लिक कर दिया, यानी कि क्लास के बाहर से भी, यानी कि आउटसाइड फ्रॉम द क्लास, मतलब क्लास के अंदर रह करके आप अभी मेन फंक्शन को कॉल कर रहे हो, अगर आपने इसको पब्लिक कर दिया तो क्लास के बाहर से भी आप अपने मेन फंक्शन को क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल करके आ जाता है हम लोगों का। फिर उसके बाद में जो अगला कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है स्टैटिक का। सर स्टैटिक क्या होती है, ठीक है। तो स्टैटिक का मतलब होता है यहां पर कि जो ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है वो ऑब्जेक्ट खुद के ही टाइप को बिलोंग करता है। दैट मीन्स कि यहां पर अभी आप इसको समझ करके चलो इस तरीके से कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना उसे हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्लास के अंदर के जितने भी एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे मेन फंक्शन के अंदर के जितने भी हमारे मेथड्स वगैरह सारी चीजें होंगी, उन्हें हमें ऑब्जेक्ट की तरह क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं होगी। यहां पर बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी हम यहां पर सारे एट्रीब्यूट्स को यूज एकदम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहां पर आता है वॉइड। तो वॉइड इज नथिंग बट अ रिटर्न टाइप ऑफ द मेन फंक्शन। अब हर एक फंक्शन किसी न किसी तरीके की वैल्यूज को क्या करता है, रिटर्न करता है। तो ये जो भी वैल्यू को रिटर्न करेगा उसका टाइप यहां पर मेरे को देना होता है। बेसिकली अब इंटीजर वैल्यू को रिटर्न किया जा रहा है, या फिर फ्लोट वैल्यू को रिटर्न किया जा रहा है, या डबल वैल्यू को रिटर्न किया जा रहा है। इस तरीके की जो हमारी डेटा टाइप्स होती है ना, जो हमारा फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है, तो उसको यहां पर हमें मेंशन करना पड़ता है। और वॉइड का मतलब होता है नल, यानी कि खाली, यानी कि हमारा जो फंक्शन है ये रिटर्न टाइप को बिलोंग ही नहीं करता, ये किसी भी तरीके की वैल्यू को रिटर्न करेगा ही नहीं, ठीक है। और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहां पर लिखा हुआ है। कई लोग स्टार्टिंग पॉइंट में इसको आई एन समझ लेते हैं, इसको कैपिटल आई समझा जाता है। प्रिंट एलन है ये आप याद रखो कि यहां पर ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ये आई नहीं, ये एल है, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आपको ये बात याद रखनी है कि इट्स नॉट आई, इट्स नॉट एन कैपिटल आई, इट्स एल, स्मॉल एल, ठीक है। तो यहां पर ये जो सिस्टम हमने लिखा है, नाउ सिस्टम इज व्हाट, सिस्टम इज अ पैकेज। सिस्टम वो लाइब्रेरी है जिसके अंदर में आपके पास एक क्लास है, क्लास का नाम है आउट, और उस क्लास के अंदर का एक मेथड है प्रिंट एलन मेथड, ठीक है। बेसिकली प्रिंट एलन इसका नाम है, और इसका जो फुल फॉर्म होता है वो प्रिंट लाइन होता है, ठीक है। और यहां पर इसके अंदर एज एन आर्गुमेंट अगर आप कुछ भी लिखते हो तो वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंसोल स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो यहां पर प्रिंट एलन के अंदर में एज एन आर्गुमेंट डबल कोटेशन मार्क्स के साथ मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड। और एक चीज यार यहां पर एक चीज मिस हो गई मुझसे लेबलिंग में, कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये क्या है, तो ये देखो इसे हम लोग कहते हैं ई ओ एस। बोलोगे सर ईओएस क्या है, तो ईओएस सेज दैट एंड ऑफ स्टेटमेंट। किसी भी कोड के अंदर अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखा है तो उस स्टेटमेंट को आपको टर्मिनेट करना जरूरी होता है, उस स्टेटमेंट को आपको क्लोज करना जरूरी होता है। अब जब आप अपने स्टेटमेंट को क्लोज कर रहे होते हैं तो यहां पर आपको एंड ऑफ स्टेटमेंट यूज करना है, ठीक है, जो कि एक सेमीकोलन का सिंबल होता है। फिर इसके बाद यहां पर देख सकते हो कि जब आपका कोड कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहां पर नोटिस करो, आपने सबसे पहले एक और फिर दूसरी बार में ये दूसरा करली ब्रेस ओपन किया था, तो आपको सबसे पहले एक करली ब्रेस यहां पर क्लोज कर देना है, क्लोजिंग करली ब्रेस यहां पर आपको लगा देना है जो कि मेन फंक्शन के लिए होता है, और दूसरा फिर से एक क्लोजिंग करली ब्रेस आपको लगा देना है जो कि आपके
क्लास के नाम के लिए होता है, जो कि आपके क्लास के लिए होता है, ठीक है। अब चलो ये सारी बातें हो गई, मैं अब आपको फटाफट से इस कोड को करके दिखाता हूँ। और कोड को यहाँ पर हम लोग कहाँ पर करेंगे सर, कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर करेंगे, तो IDE है हमारे पास ब्लू जे, और ब्लू जे के अंदर हम लोग ये सारे के सारे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो ब्लू जे के अंदर ये सारे के सारे लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं का इंटरफेस कुछ इस तरीके का रहेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो प्रोजेक्ट नाम का एक यहाँ पर ब्लॉक दिखाई देगा, टैब दिखाई देगा। मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट वाला टैब दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ब्लूजे का इंटरफेस कुछ इस तरीके का रहेगा। जब आप इसको ओपन करते हो तो यहाँ पर प्रोजेक्ट वाला जो टैब है आपको इस प्रोजेक्ट टैब पर ओपन करना है, और यहाँ से आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने आपको अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखने के लिए बताया जाएगा, और यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हो अपने प्रोजेक्ट का। तो बेसिकली यहाँ पर ट्यूटोरियल चल रहा है, और क्योंकि यहाँ पर हम लोग BBC अकेडमी से हैं यार, तो कोई भी बंदा अपनी प्रमोशन छोड़ेगा थोड़ी ना। तो यहाँ पर BBC अकेडमी मैं लिखूंगा, ठीक है। BBC अकेडमी ट्यूट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। BBC एकेडमी ट्यूट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया, और इसको क्या मैंने ओके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि मेरे सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखो न्यू क्लास का टैब मेरे को दिखाई देगा, तो इस बटन को क्लिक कर देना और अपने क्लास का नाम लिख देना, ठीक है। तो सबसे पहला जो जावा का कोड हम लोग करेंगे वो है हेलो वर्ल्ड का कोड। तो यहाँ पर मेरे को लिख देना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास का नाम मैंने क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड। बेसिकली क्लास का नाम जब आप लिखो तो आप इसको शॉर्ट रखो, तो हेलो वर्ल्ड तो हमारा प्रोग्राम है, आप इसको पूरा का पूरा हेलो वर्ल्ड मत लिखो, सिर्फ और सिर्फ हेलो यहाँ पर लिख दो, ठीक है। और इसे आप यहाँ पर कर देना एंटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी आपके सामने कुछ इस तरीके का एक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है अपने माउस से, और यहाँ पर आपको ओपन एडिटर दिखाई देगा, ओपन एडिटर टैब पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एडिटर ओपन हो जिसमें कि पहले से कुछ कोड्स इस तरीके से लिखे होंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। कंट्रोल A बटन आप अपने स्क्रीन कीबोर्ड से दबाओ और डिलीट बटन प्रेस कर दो, ये कोड हट जाएगा। बिल्कुल इस कोड पर हमें ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। और यहाँ पर अपना कोड हम लोग लिखना शुरू कर देते हैं। क्लास हेलो मैंने लिखा, कर्ली ब्रेस मैंने ओपन कर दिया। बोलोगे सर क्लास थोड़ा सा अच्छे से समझा सकते हो क्या? देखो क्लास क्या होता है ना, ये बिल्कुल एक कंटेनर की तरह होता है जो आपके प्रोग्राम के मेन फंक्शंस को और कुछ एट्रीब्यूट्स को एज अ कंटेनर अपने अंदर कंटेन करके रखता है, ठीक है। बोलोगे सर कंटेनर की क्या जरूरत है? अब सपोज कर लो कि यार तुम्हें प्यास लगी है, ठीक है। मैं सपोज कर रहा हूं कि तुम्हें प्यास लगी है और तुम्हें पानी पीना है इस केस में, ठीक है। अब अगर तुम्हें पानी पीना है तो तुम पानी कैसे पी सकते हो? तुम्हें ग्लास चाहिए होगा या तुम्हें एक वाटर बॉटल चाहिए होगी जिसके अंदर पानी तुम कंटेन करोगे, और फिर उसके बाद तुम उसे पीना शुरू करोगे, ठीक है। तो वहां पर कंटेनर क्या कर रहा है तुम्हारे लिए? तुम्हें जिन रिसोर्सेज की जरूरत है अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वो रिसोर्सेज को कंटेनर अपने साथ कैरी कर रहा है, अपने अंदर स्टोर करके रखे हुए हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर जो आपका कंटेनर होता है वो आपके जावा कोड के अंदर के सारे ऑब्जेक्ट्स को, फंक्शंस को, मेथड्स को, आर्ग्यूमेंट्स को, एट्रीब्यूट्स को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। यार इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता हमारे क्लास का काम, ठीक है ना। अब बोलेंगे सर क्लास यूज क्यों हो रहा है जावा के अंदर? मैंने बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अगर आपने देखी होंगे तो वहां पर ये ऐसा कुछ नहीं होता है, बट यहाँ पर द मेन कॉन्सेप्ट इज कि जावा जो है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लास का क्रिएशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो तो हमने क्लास तो बना लिया हेलो। यहाँ पर आगे हम लोग क्या लिखेंगे? आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर में हमें लिख देना है स्ट्रिंग ARGS। बेसिकली स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ये, ठीक है। और अब यहाँ पर फिर से एक कर्ली ब्रेस ओपन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमें लिख देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। अब देखो यार एक बात होती है कि कई बार स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैंने तो सब कुछ सही लिखा बट फिर भी मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, तो ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखो आप एक चीज़ याद रखना कि जावा इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, और यहाँ पर जावा में आप यहाँ पर देख सकते हो सिस्टम जो कि हमारे पैकेज का नाम है, तो इसको मैंने कैपिटल S लिखा है, ठीक है। तो ये कैपिटल S ही होता है। और यहाँ पर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स जो है हमारा, ये भी बिल्कुल स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स का जो S होता है वो भी कैपिटल होता है। और इसके अंदर में एज एन आर्ग्यूमेंट आप पास कर दो हेलो वर्ल्ड इस तरीके से, ठीक है। और दो करली ब्रेसेस आपको क्लोज कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जावा का कोड सबसे पहला। और कहोगे अगर आपकी सर अब क्या करना है इसके आगे, तो इसके आगे हमें यार इसको कंपाइल करना है, ठीक है। अब कंपाइल के लिए यहाँ ऊपर में आपको हेलो जहाँ पर लिखा हुआ है आपके क्लास का नाम, उसके ठीक नीचे कंपाइल का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर भी आप क्लिक करके इसको कंपाइल कर सकते हो। एक शॉर्टकट भी होता है कंट्रोल के, ठीक है। कंट्रोल के अगर आपने दबा दिया तो यहाँ पर अब नीचे आप देख सकते हो लिखता है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटेक्स एरर्स, ठीक है। यानी कि आपका जो यहाँ पर कोड सोर्स कोड ये बाइट कोड बन चुका है, ठीक है।
तो यहाँ पर बेसिकली ये जो आपको दिखाई दे रहा है हेलो नाम का ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली एक तरीके से आपके लिए आपका बाइट कोड है। अब इस बाइट कोड को आप क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो और यहाँ पर वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है सो दैट कि आपका जो जावा का सोर्स कोड है ये अब रन हो सके, आपका प्रोग्राम यहाँ पर रन हो सके, ठीक है। आप इसको ओके करो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हेलो वर्ल्ड आपके कंसोल स्क्रीन के ऊपर लिख करके आ गया। ये आपके लिए कंसोल टर्मिनल ओपन हो जाता है। इस टर्मिनल के अंदर आपको आपका जो भी कोड होता है वो कोड आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आज के वीडियो के अंदर में ये बातें मालूम चली किस तरीके से आप जावा कोड को लिख सकते हो, उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है। आईडी क्या होता है ये हम लोगों ने जाना, और इसके साथ साथ हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा देखा, जेडीके, जेआरई और जेवीएम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अगर किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके मुझे कमेंट आउट करके बता सकते हो अपने प्रॉब्लम्स के बारे में। और इसके साथ ही साथ अगर आपके अंदर किसी भी तरीके की कोई क्वेरी आप करना चाहते हो या कोई प्रॉब्लम आती है आपको, तो आप लोग यहाँ पर मुझे क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, और इसके साथ ही साथ आप मुझे मेल भी कर सकते हो अपने प्रॉब्लम्स को। तो जितनी भी चीज़ें होंगी यार डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। और मुझे लगता है कि आज के वीडियो के अंदर आप लोगों को मज़ा आया होगा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटे के बटन को दबा दो, और लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करते रहो इसको, मुझे बहुत आगे बढ़ा दो। ऐसी बातें मैं बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला, अगर मैंने बोल दिया तो फिर बाकी यूट्यूबर्स और मेरे अंदर क्या फर्क रह जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय, और कल आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।